और एक बड़ा दांव चुनावों के बीचों बीच तेजस्वी यादव की तरफ से खेला गया है और ये दांव है जीविका दीदी को लेकर। बड़े बड़े ऐलान आज तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए हैं, तो उधर महागठबंधन में पड़ी गांठों को सुलझाने के लिए कवायद तेज हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पटना पहुंच गए हैं और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होगी। कैसे समन्वय होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन पहले आइए आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या घोषणाएं की हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों को स्थायी करेंगे, उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर देंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने सरकार बनने पर मां योजना यानी M फॉर मकान, A फॉर अन्न, A फॉर आमदनी लॉन्च करने की बात कही है। तेजस्वी ने कहा कि बेटी यानी B फॉर बेनिफिट, E फॉर एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग और E फॉर इनकम योजना भी लाएंगे। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों का जितना शोषण इस सरकार में हुआ है शायद कभी नहीं हुआ होगा। तो एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा चुनावी दांव यहां तेजस्वी यादव ने खेलने की कोशिश की है। महागठबंधन जो फिलहाल बिहार के विधानसभा चुनाव में थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही थी, फ्रेंडली फाइट कई सीटों पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में तेजस्वी यादव आज जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना बड़ा चुनावी दांव खेला और जो कोर वोटर है नीतीश कुमार का, उस कोर वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। महिला वोटर्स पर तेजस्वी यादव की इस बार नजरें हैं, इसलिए चाहे माई बहन योजना की बात करें, चाहे जीविका दीदी को किया गया ये ऐलान की बात कर लीजिए, इसे सीधे सीधे इसी तौर पर देखा जा रहा है कि जीविका दीदी को लेकर अगर घोषणा तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि एक बड़ा दांव तेजस्वी यादव की तरफ से जरूर खेला गया है। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, इस पर हम चर्चा जैसे लगातार करेंगे, आपको बताएंगे कि इस दांव का मतलब क्या है। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, श्रीकांत प्रत्युष जी हमारे साथ हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर नीतीश चंद्रा हमारे साथ हैं और प्रवीण बागी जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीतीश आप ही बताइए, चुनाव के बीचों बीच अभी तक तो ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि है कहाँ तेजस्वी यादव, आज वो सामने आए, ये कितना बड़ा दांव है जो आज उन्होंने चला है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ तो वो पहली बार ऐसा होता जब जो विवाद शुरू हुआ है उसके बाद सामने आते। तो हम लोग को इंतजार था कि शायद कुछ अपनी सफाई में बातें रखें, लेकिन उन्होंने एक घोषणा की है और जाहिर है चुनाव बिल्कुल अब उस स्टेज पर है, उस मोड़ पर है जहां हर दल पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे मतदाताओं को लुभाया जाए। और तेजस्वी यादव भी जाहिर है उसी दांव को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं जो जीविका दीदी को लेकर उन्होंने ऐलान किया है। चूंकि देखिए, जीविका दीदियों की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है और नीतीश कुमार ने इसे बिहार में खड़ा किया है, तो मोटे तौर पर इसे जेडीयू का, नीतीश कुमार का वोट बैंक मान लिया जाता है। और ऐसा है भी कि जीविका दीदियों का समर्थन चुनाव में नीतीश कुमार को मिलता रहा है। और दूसरी तरफ महिलाओं की योजनाएं ले आई नीतीश कुमार ने, 10,000 रुपए स्वरोजगार योजना वाली। तो महिलाओं को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, और चूंकि एक बड़ा हिस्सा, बड़ी आबादी उनकी जीविका से जुड़ी हुई है, तो इसलिए जीविका दीदी को उन्होंने टारगेट किया है। 1,40,00,000 महिलाएं हैं जीविका दीदी से, 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और इनको लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं। अब इनकी कोशिश है कि कैसे उनको जोड़ा जाए और इन्होंने इसलिए 30,000 रुपए का ऐलान कर दिया है कि हम उनको मासिक देंगे। और इतना ही नहीं, उनको हम जो लोन उन्होंने ले रखा है उसका इंटरेस्ट माफ कर देंगे। इसके बाद आगे भी जो कई सारी योजनाएं हैं उन्होंने घोषणा की है। अब सवाल तो जाहिर है फिर वो पूछा जाएगा कि भाई पैसा आप कहां से लाएंगे, क्योंकि ये बहुत संभव तो दिखता नहीं है, लेकिन चुनाव है तो सब चलता है हर पार्टी। देखिए, वो ये कह भी रहे थे, उन्होंने जो दांव खेला है, जो बातें तेजस्वी यादव की तरफ से की गई, उन्होंने यही साफ तौर पर कहा है कि जो 10,000 रुपए दिए गए हैं वो तो आपसे वसूले जाएंगे, वो आपको उधार दिया क्या है। तो ये दांव आज तेजस्वी यादव खेल रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं इस घोषणा के दौरान, वो आपको सुनवा देते हैं। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर
हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। तो आपने देखा तेजस्वी यादव आज मीडिया के सामने आए और जैसा नीतीश अभी बता रहे थे कि सबको ये लग रहा था जो सीट शेयरिंग को लेकर विवाद शुरू हुआ शायद उसके बारे में कुछ तेजस्वी यादव कहेंगे, वो तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हाँ जनता को लुभाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ा चुनावी दांव तेजस्वी यादव की तरफ से जरूर खेला गया है। अब श्रीकांत जी महिला की बात करें तो महिला को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। अब वो जीविका दीदी जो नीतीश कुमार को पारंपरिक तौर पर वोट करती हैं, उन्हें अगर कह रहे हैं कि हम 30,000 रुपए देंगे, उनकी सैलरी हम बढ़ा देंगे, तो क्या इससे इस वोट बैंक में कोई सेंधमारी की जा सकती है? अब देखिए, जीविका दीदी तो वाकई नीतीश कुमार से जुड़ी हुई हैं और मैं तो मानता हूं कि वो जेडीयू की कार्यकर्ता की तरह काम करती हैं और नीतीश कुमार ने हाल में उनके लिए बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि लग रहा है कि वो भारी पड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऐलान पर कितना जीविका दीदियां भरोसा करेंगी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने माई बहन सम्मान योजना के तहत भी बहुत बड़ा ऐलान किया, 2,500 रुपये हर महिला को देने का। कहाँ से उतना आएगा? अगर दिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ तो चाहिए महिलाओं को देने के लिए, 3.25 लाख करोड़ का बजट ही है बिहार सरकार का। तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं और जब ये योजना लागू होगी तो 2.5 करोड़ परिवार 3-4 करोड़ में बढ़ जाएंगे। तो कहाँ से सरकारी नौकरी हर घर में देंगे, ये सवाल भी है। लेकिन अब लोग कितना भरोसा करते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। और एक बात जरूर है कि तेजस्वी यादव ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि रोजगार देने वाले नेता वही हैं और इसमें काफी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। रोजगार देने वाले युवा नेता के रूप में ये जमीन पर दिख रहा है। कुछ तो डेंट होगा, मुकाबला अब दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले लग रहा था कि महागठबंधन अब बहुत कमजोर पड़ गया है, क्योंकि लगातार विवाद चल रहा था, सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक एक बड़ा ऐलान करके उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की है। अब जनता कितना भरोसा करती है, क्योंकि एक नैरेटिव वो भी है कि वो आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। अब वो नैरेटिव कितना भारी पड़ता है और नौकरी देने वाला जो युवा का इमेज है वो कितना आगे ले जाता है, इस पर जंगल राज वाली जो छवि है उस पर कितना कवर अप करता है ये जो ऐलान तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये देखना वाकई में दिलचस्प है। हालांकि तेजस्वी यादव ने आज बड़ा ऐलान किया, जाहिर सी बात है एनडीए इसका काउंटर करेगा। अब एनडीए की तरफ से रिएक्शन सामने आने लगे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे महज एक चुनावी वादा करार दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। तो कह रहे हैं कि चुनावों के वक्त ही तेजस्वी यादव को याद आता है, चुनावों के वक्त ही तेजस्वी यादव ये बड़े बड़े ऐलान करते हैं। लेकिन कुछ भी कहें, अब तेजस्वी यादव बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी महसूस हो रहा होगा कि इस चुनावों के बीचों बीच आकर वो कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों की वजह से पिछड़ गए हैं, इसलिए बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। अब फैजान जी, अगर महिलाओं की संख्या की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले बिहार में महिलाएं ज्यादा वोट डालती हैं। 2020 का ही आंकड़ा है जो मेरे पास, उसके मुताबिक अगर देखें तो 59.69% महिलाएं वोट डाली हैं, जबकि पुरुष केवल 54% हैं। तो ये महिलाओं को लुभाना, महिलाओं को टारगेट करना कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है तेजस्वी के लिए? देखिए, महिलाओं की जो आप संख्या बता रही हैं, वोटर जो बन के आती हैं, ये संख्या मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में ज्यादा बढ़ी है। उससे पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। और इसमें जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसका मतलब ये भी है कि शायद नीतीश कुमार की तरफ उनका ज्यादा आकर्षण रहा है पिछले 15 सालों में और अभी भी है। इसलिए नीतीश कुमार ने बहुत सी ऐसी स्कीमें चलाकर महिलाओं को अपनी तरफ, उनका रुझान अपनी तरफ किया है और उन्होंने महिला वोटरों की एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी अपने लिए बनाई, जेडीयू के लिए बनाई है। अब देखिए, वो
चाहे बच्चियों की पोशाक की बात हो, स्कूल में जाने वाली बच्चियों की पोशाक की बात हो, या स्कूल में जाने वाली लड़कियों की साइकिल की बात हो, तो ये जो फायदा हुआ तो उसे कौन खुश हुआ? घर की उनकी महिलाएं खुश हुई, उनकी माताएं बहनें उनकी खुश हुई, तो वो उनकी तरफ उनका रुझान नीतीश कुमार की तरफ गया। और मुझे लगता है कि ये अभी भी नीतीश कुमार की तरफ उनका आकर्षण ज्यादा है। उसके बाद फिर वो जीविका दीदी बनाने का हुआ और सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, 1 करोड़ से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं बिहार में। उसकी वजह से भी महिलाओं का अट्रैक्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ ज्यादा है। तोड़ पाएंगे कि नहीं तेजस्वी? देखिए, तोड़ने की कोशिश तेजस्वी भी कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश जनसुराज ने भी की है, लेकिन उसमें बहुत कामयाबी उन्हें नहीं मिली है। ठीक है, आप आज तेजस्वी यादव ने जो एक बयान जारी किया है, तो मुझे लगता है कि उनका जो थोड़ा सा जो ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ था अभी इधर पिछले 1 सप्ताह में के अंदर, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए शायद वो ये बयान दे रहे हैं। इसमें कितनी उनको मदद मिलेगी, कितना उनको फेवर मिलेगा, ये तो अब तो चुनाव में ही बता सकेगा। कंट्रोल की बात कही तो डैमेज कंट्रोल अब बिहार में शुरू हो चुका है। कैसे शुरू हो चुका है? अशोक गहलोत आज पटना आए हैं, उन्हें तो सियासत का जादूगर कहा जाता है। अब देखिए, जो गांठें इस वक्त महागठबंधन में पड़ी हुई हैं, उन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। और खबर यह है कि तेजस्वी यादव के आवास पर अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। अब जिन 11 से 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है, उस फ्रेंडली फाइट को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। अशोक गहलोत तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और इसके बाद क्या जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझेगा, और क्या ये जो पेच सुलझेगा ये वक्त रहते सुलझ पाएगा? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा डैमेज कर जाएगा महागठबंधन को। क्या तेजस्वी यादव मानेंगे? क्या जहां पर उनके कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के सामने, वहां पर तेजस्वी यादव अपने कैंडिडेट्स के लिए कोई चिट्ठी जारी कर देंगे? क्योंकि नॉमिनेशन वापस लेने का वक्त तो अब चला गया है, तो अब यही हो सकता है कि पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में जाए। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर इस वक्त जो विचार विमर्श है वो किया जाएगा। अब देखना यह है कि अशोक गहलोत कितना कामयाब हो पाते हैं, या तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत की ये जो मुलाकात है कितनी कामयाब हो पाती है। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, बताइए ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी अशोक गहलोत की? देखिए प्राची, अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो वो जाने ही इस चीज़ के लिए जाते हैं, जादूगर जिस तरह से लोग उनको कहते हैं। और पॉलिटिकल जो उनका एक्यूमिन है या जो एक्सपीरियंस है, वो कांग्रेस के अगर आप कहें कि सबसे एक्सपीरियंस लीडर्स में से एक हैं। और कृष्णा अलावरू इस तरह की बात कांग्रेस के नेता जब तक करते रहते हैं कि अगर उनकी जगह कोई और एक्सपीरियंस्ड कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव से बात करता तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती कि लास्ट मोमेंट पर 11th आवर पर बैठ करके आप एक दूसरे से बातचीत करें या नेगोशिएशंस जो हैं वो करें। बहरहाल 5 सीटें ऐसी हैं प्राची जहां पर कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो नाक का सवाल है, जो परंपरागत सीटें हैं, इसलिए कांग्रेस या दोनों पार्टीज जो हैं वो कह रही हैं। और 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीपीआई और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वीआईपी और राजद के उम्मीदवार आमने सामने हैं। पिछली बार महज 11,000 के अंतर से महागठबंधन सरकार बनाने में चूक गया था। 0.23% का गैप था। इसलिए महागठबंधन के नेता जानते हैं कि हर एक सीट की अहमियत कितनी ज्यादा है। इसलिए सीटें देखने में भले ही कम लग रही हो, देखने में भले ही ये दर्जन भर सीटें लग रही हो या 11 सीटें लग रही हो, लेकिन जब मुकाबला नेक टू नेक हो तो एक एक सीट जो है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप कोशिश यही रहेगी कि फ्रेंडली फाइट वाली जो सीटें हैं वहां पर ज्यादातर कोशिश की जाए कि एक ही महागठबंधन का उम्मीदवार हो, और अगर फ्रेंडली फाइट हो भी तो ऐसी सीटों पर हो जहां पर उसका फायदा महागठबंधन के ही उम्मीदवार को हो। मसलन कोई ऐसी सीट जहां पर राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार एनडीए का वोट मिलकर के काट दे, जिससे राजद या कांग्रेस के किसी एक उम्मीदवार को फायदा हो, या वही हाल लेफ्ट या कांग्रेस के उम्मीदवार का हो। तो जहां पर फ्रेंडली फाइटें अलाउ की जाए, कोशिश ये होगी कि वो ऐसी सीटें हो जिससे महागठबंधन को अंत में फायदा हो, वोट बंटवारे का फायदा जो है महागठबंधन के उम्मीदवार फायदे का सौदा करने की कोशिश विजय लक्ष्मी की जाएगी। लेकिन ये कोशिश कितना कामयाब होगी अब देखना यही दिलचस्प है, क्योंकि ये कोशिश करते करते तो चुनावों के बीचों बीच आ गए हैं। अब छठ का त्योहार है और छठ के त्योहार के बाद महज 7 दिन का वक्त रहेगा पहले फेज के चुनाव के लिए, और उससे पहले तक अगर ये गुत्थी नहीं सुलझती है तो बड़ा नुकसान, बड़ा डैमेज कांग्रेस को हो सकता है, महागठबंधन को हो सकता है, आरजेडी को हो सकता है, और जो सत्ता में आने का सपना है शायद उस पर कहीं ना कहीं डेंट लग सकता है। रवि जी, अब अशोक गहलोत आए हैं जिन्हें सियासत का जादूगर कहा जाता है, वो आएंगे, वो बात करेंगे अगर तेजस्वी यादव से, तो कोई उम्मीद आपको लग रही है कि जो फंसा हुआ मामला है ये सुलझेगा या ये एज इट इज ही रहेगा?
नहीं, निश्चित रूप से अशोक गहलोत का वो सीनियर ऑब्जर्वर की हैसियत से वो आ रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में वो तमाम अपने जो महागठबंधन के जो पार्टनर हैं उनसे वो बात करेंगे मिल बैठ कर। तेजस्वी से तो बात होगी ही होगी। तो ये देखिए, डैमेज कंट्रोल की जो बात हम कह रहे हैं वो उसको समझना पड़ेगा कि हर जगह से चिट्ठी निकल के जा रही है। आरजेडी की ओर से जो भी जिस तरीके से जो बागी हम लोग बात करते हैं, बागी जो प्रत्याशी खड़े हो गए उसके लिए भी चिट्ठी निकलने शुरू हो गई है। कल से भी 1-2 चिट्ठियां निकली हैं, आज भी चिट्ठी निकलेगी। अब वो आए हैं तो निश्चित रूप से यह जब डैमेज कंट्रोल की जो बात है वह कंट्रोल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसी लिहाज से और कल एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का संयुक्त ज्वाइंट पीसी होगा। उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि कैसे जो है चुनाव में हम लोग ज्वाइंटली जाएं, मजबूती से दिखे और सारा कुछ सब कुछ आपको कल आपको दिखाई पड़ जाएगा। यानी लग रहा है, उम्मीद है आपको कि सुलझ जाएगा? निश्चित रूप से सुलझ जाएगा। नहीं सुलझेगा तो ये कि जो आप पहले हम लोग देख रहे थे कि चीफ मिनिस्ट्रियल फेस आपको तेजस्वी यादव महागठबंधन में दिखाई पड़े थे, तमाम सर्वे बता रहा था। तो ऐसे में इन दिनों जो एक सप्ताह के भीतर जो हम लोग देख रहे हैं दरमियान, वो पीछे की ओर चले गए चुनावी के लिहाज से। तो ऐसे में उनको फ्रंट फुट अगर खेलना है तो निश्चित रूप से ये सब करना पड़ेगा उनको। अब देखिए, यहाँ कृष्णा अल्लावरू पहले से हैं प्रवीण जी, और उनसे मामला नहीं सुलझा। उनके बारे में तो बहुत सारी खबरें आई कि वो पटना या बिहार में रुकना तक पसंद नहीं करते हैं, रोज सुबह आते हैं और लास्ट फ्लाइट से वापस चले जाते हैं। उनका और आरजेडी के लीडरशिप के बीच में कोई संवाद नहीं हो रहा है। तो ये जो खाई क्रिएट हो गई, अब समय बहुत कम बचा है, क्या इस खाई को भरने में कामयाब रह पाएगा ये पूरा का पूरा महागठबंधन, या आपको लग रहा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? नहीं, देर तो हो ही गई है। देखिए, जो पहला चरण था चुनाव का कि सहयोगी दलों के साथ तालमेल करना, उसमें महागठबंधन बुरी तरह से पिछड़ गया। मगर अब उस स्थिति को कंट्रोल करने की, संभालने की कोशिश हो रही है। और उसी कोशिश के तहत तेजस्वी यादव ने आज जो घोषणाएं की, वो बढ़त लेने का प्रयास है, एनडीए पर बढ़त लेने का प्रयास है। और ये इतनी बड़ी घोषणा है कि उसको नकारा नहीं जा सकता, उसका असर कुछ न कुछ तो पड़ेगा ही। और दूसरी बात कि जो कृष्णा अल्लावरू हैं, तो वो आए थे तो शुरू में बहुत तेवर के साथ आए थे और उनके चलते बहुत बात बिगड़ी भी गठबंधन के अंदर। मगर वो विवादों में फंस गए अंत में, और वो अब कहा जा रहा है कि वो अब छोड़ के चले गए यहाँ से, अब उनकी वापसी यहाँ नहीं अब होगी। तो अब उनके जगह पर आए हैं अशोक गहलोत जी, और ये मंजे हुए राजनेता हैं, राजस्थान जैसे प्रदेश का, जटिल प्रदेश का कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ। तो ये इस उम्मीद की जानी चाहिए कि वो स्थिति को संभाल लेंगे, और जो भी गठबंधन के अंदर जो गांठें हैं उन गांठों को खोल लेंगे। क्योंकि तेजस्वी भी तैयार हैं, उनको ये बात पता है कि अकेले हम इतनी हैसियत में नहीं है कि एनडीए को शिकस्त दे सकें। तो उसके लिए कांग्रेस का सहयोग बहुत जरूरी है, और कांग्रेस से उनका लंबा एसोसिएशन भी है राजद का। तो वो हमको लगता है कि जो मीटिंग होगी उसमें विवाद सब सुलझ जाएंगे। कांग्रेस से ही ज्यादा मतभेद है, बाकी दलों के साथ तो उनका ट्यूनिंग अच्छा बन गया है, मगर कांग्रेस के साथ जो मतभेद है वो सुलझ जाएगा और कल उसकी घोषणा हो जाएगी। और इसके बाद फिर चुनाव जो है बहुत कठिन हो जाएगा एनडीए के लिए। कठिन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से रफ्तार पकड़ेगा महागठबंधन, बिल्कुल रफ्तार पकड़ेगा। और अब उसमें बड़ी दिलचस्पी बढ़ जाएगी मतदाताओं की। और ये देखना दिलचस्प होता है कि जो यूथ वोटर है और जो महिला वोटर है वो किधर जाती है। क्योंकि यूथ के लिए और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है तेजस्वी ने। अब ये अलग बात है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा, आम वोटर जो है वो इतना गहराई में नहीं सोचता है। तो इसका असर जरूर पड़ेगा। और तेजस्वी को ये क्रेडिट तो देना ही चाहिए कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है, उन्होंने ही सेंट्रल पॉइंट में लाया है उसको। अब देखिए, ये सीधा सीधा समझिए कि अब कमबैक करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी ये समझ में आ गया है कि जो बीता एक सप्ताह है उसमें वो बहुत ज्यादा पिछड़ गए, और ऐसा लगने लगा कि बिहार का ये चुनाव बड़ा ठंडा सा पड़ गया है। आज जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने फिर से रफ्तार पकड़ने की कोशिश की, इस चुनाव में जान भरने की कोशिश की है। अब कैसे उनके पार्टी में लोग उत्साहित हो रहे हैं और कार्यकर्ता अब कैसे उत्साहित हो रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि जो 11 सीटों का मसला है वो वोटिंग से पहले सुलझ जाएगा, और एक बार बिहार में इस बार जो है वो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव सीएम होंगे। हमारे साथ हैं मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता। आपस में ही लड़ रहे हैं तो फिर कैसे जीतेंगे? नहीं, देखिए, महागठबंधन की राजनीति में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसका भी सामना किया जाएगा और समय पर सब ठीक हो जाएगा। कुछ सीटों तक 1 दर्जन सीटों पर आमने सामने हैं आप? 1 दर्जन नहीं है, उससे कम सीट हैं।
7-8 सीटों पर हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, उस पर बातचीत चल रही है। हम समझते हैं कि चुनाव की तिथि के पहले तक सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस वाले क्या बात नहीं मान रहे हैं? क्या पहले बातचीत नहीं हुई? कई जगह आमने सामने आरजेडी कांग्रेस, कहीं वीआईपी, कहीं सीपीआई। ऐसा है, सबकी चाहत होती है हम ज़्यादा सीटों पर लड़ें, लेकिन ये तो सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में ही चुनाव लड़ती है। हम कांग्रेस पार्टी से राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका तो नहीं जाते हैं सीट मांगने। कुछ सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ते हैं। तो परिस्थितियों को, स्थितियों को सभी को समझनी चाहिए। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद उनका दायरा बढ़ा, उनकी पहुंच बढ़ी। अगर कांग्रेस पार्टी का दायरा बढ़ता है, पहुंच बढ़ता है, तो उसका लाभ महागठबंधन को मिलेगा। सीटें भी चाहिए ना। सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय जनता दल है। जमीनी हकीकत धरातल पर क्या है, किसकी ताकत सबको पता है। तो सीट का जहां तक सवाल है, सब पूरा सुलझेगा ये मामला। अब तो चुनाव सिर पे सुलझ चुका है। कल संवाददाता सम्मेलन में सारी चीजों की घोषणा हो जाएगी। अब थोड़ा इंतजार कीजिए। ये ज्वाइंट पीसी होगी, सारे घटक दल के नेता होंगे, महागठबंधन की पीसी होगी और सब चीज ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा भी अभी तक सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को मान लिया है। तो एक तरफ एनडीए की जो रफ्तार है या एनडीए की गाड़ी की जो रफ्तार है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक अब मैदान में उतर रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। मुख्य प्रधानमंत्री को भी आना है, तमाम बड़े नेताओं को भी आना है। तो अभी इंजन स्टार्ट महागठबंधन ने किया है और ऐसे में अशोक गहलोत यहाँ आ रहे हैं। क्या संकेत आप पकड़ पा रहे हैं नीतीश? ये अशोक गहलोत का आना वाकई में सब कुछ ठीक कर देगा या ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है? देखिए, शुरू में जिस तरह से मैसेज गया, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही खराब मैसेज था। ऐसा साफ तौर पर दिखा कि महागठबंधन बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो उस डैमेज को कंट्रोल करने की अब कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश का नतीजा है कि अशोक गहलोत, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बातचीत होगी, जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी है वहां तो बात होगी ही। इसके अलावा पार्टी स्तर के आधार पर देखें तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को आ रहे हैं और नीतीश कुमार की रैलियां लगनी शुरू हो गई हैं। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाएं कहां पर की जाएं, कौन सा इलाका है जहां पर उनको प्राथमिकता दी जाए, इसको लेकर यहां पर एक बातचीत होनी है उनकी, अशोक गहलोत की। और उसमें यह तय किया जाएगा कि हम किन इलाकों में ले जाएंगे बड़े नेताओं को, किन मुद्दों को रखेंगे, कैसे काउंटर करेंगे। और उसी दिशा में आज तेजस्वी यादव ने भी जो कहा कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं जीविका दीदियों के, उनकी संख्या उतनी नहीं है। 1 करोड़ 40 लाख तो जीविका दीदियां हैं, लेकिन 1.5 लाख के आसपास हैं कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, यानी जो 15 समूह पर एक महिला होती है जो कम्युनिटी मोबिलाइजर के तौर पे काम करती है। शॉर्ट में उसको सीएम कहा तेजस्वी यादव ने, लेकिन जो अभी के सीएम है वो तो कह रहे हैं कि ये तो हमारा वोट बैंक है। तो अब देखना यह है कि इसका कितना असर होगा, लेकिन उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है। अब ये देखना है कि अशोक गहलोत के आने के बाद जो बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि सवाल एनडीए पूछता है राहुल गांधी कहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ चले गए। अब अशोक गहलोत आएंगे तो क्या यहाँ से कोई कोऑर्डिनेशन बनेगा और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं महागठबंधन के वो साझा तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे?